हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया इस ईयर अपना 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। ओके, सो स्वतंत्रता के बाद से ही जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट रहा है इंडिपेंडेंस डे का, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई उनकी स्पीच। ओके, जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है उसमें वो इंडिया के क्या एम्बिशंस है आगे, उनकी गवर्नमेंट ने अभी तक क्या काम किया है, ये सारा जो डिस्कशन है वो अपनी स्पीच के थ्रू लोगों के साथ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं लोगों को बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से अभी तक काम किया है और आगे वो किस तरह से काम करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं एट प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। ओके, सो ये उनका 10th कॉन्जिक्यूटिव स्पीच रहा है। जैसा कि हर बार उनकी स्पीच का जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट रहता है वो होता है उनका टर्बन। ओके, तो पिछले 9 सालों से और इस ईयर भी उनका जो टर्बन है वो एक एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो बताने की कोशिश करता है ना, और वो है इंडिया की डाइवर्सिटी को। तो इस ईयर भी उनके टर्बन काफ़ी स्पेशल रहा है। इस ईयर उन्होंने कौन सा प्रिंट का टर्बन जो है वो यूज़ किया था, तो बंधनी प्रिंट। ओके, बंधनी प्रिंट हो सकता है एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के उसमें फॉर्म में पूछ लिया जाए। तो इस बार का जो टर्बन था उनका उसमें जो प्रिंट था वो कौन सा प्रिंट था, बंधनी प्रिंट था। ठीक है, हर बार इंडिपेंडेंस डे का अपना एक थीम होता है, तो इस ईयर भी एक थीम था और वो क्या था, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके, सो जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि जो स्पीच होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने द्वारा किए गए वर्क या आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम मोदी ने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी डिस्कशन किया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो वुमेन्स का रोल है स्टेम में वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है ना। स्टेम मीन्स व्हाट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इन चारों सेक्टर्स में वुमेन्स का नंबर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने बताया कि जो वुमेन साइंटिस्ट है उन्होंने चंद्रयान मिशन को भी लीड किया है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने काफ़ी फोकस किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेकर, है ना। उन्होंने बताया कि उनका ये ड्रीम है कि वो 10 करोड़ वुमेन्स को जोड़ना चाहते हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और इसके साथ साथ 2 करोड़ लखपति दीदीज़ को बनाना चाहते हैं कंट्री में, ताकि कहीं ना कहीं वुमेन को फाइनेंशियली वो एम्पावर कर सकें। इसी के साथ साथ उन्होंने जो रिसेंटली मणिपुर का इंसिडेंस हुआ था उसको लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन किया, और यहाँ अपने इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने मणिपुर की पॉपुलेशन को ये बताने की कोशिश की कि पूरा कंट्री जो है वो मणिपुर के साथ है। पूरा कंट्री चाहता है कि पीस फिर से रीस्टोर हो जाए मणिपुर में, है ना। क्योंकि जैसा कि अभी हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा था कि जो वायरल हुआ था वीडियो वुमेन को लेकर, है ना कहीं वो काफ़ी दर्दनीय था। वुमेन की डिग्निटी को काफ़ी हार्म करने वाला इंसिडेंस वहाँ पर हुआ है। तो वो जो इंसिडेंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया की इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की इमेज को हार्म कर रहा है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स को आगे रोकना और मणिपुर में फिर से पीस को स्टेबल करना, रिस्टोर करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का भी। और काफ़ी हद तक हम उस स्टेबिलिटी को, उस पीस को फिर से रिस्टोर करने में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया, है ना। जैसे कि हर बार जो स्पीच होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें वो कुछ स्कीम्स को लेकर बातें करते हैं ना। जैसे रिसेंट पास्ट में भी बहुत सारे स्कीम्स जो है वो उन्होंने यहाँ से इनिशिएट किए हैं, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर विश्वकर्मा योजना के बारे में भी बात की कि जो विश्वकर्मा योजना है उसका मेन टारगेट क्या है, जो भी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं हमारे यहाँ उसे नेशनल लेवल पर लेकर आना, उसे प्रमोट करना, और उसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी लेकर जाना, ताकि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस है, जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, उसे एक पहचान मिल सके, है ना। इंडिया की आइडेंटिटी बन सके ग्लोबल लेवल पर भी इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ओके, और इस योजना को बजट में भी इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 के। ओके, देन उसके बाद पीएम मोदी जी ने डिस्कशन किया है कि किस तरह से इंडिया अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। ठीक है, हमारा ड्रीम क्या है कि हमें इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। इसके लिए वो 3D फार्मूला देते हैं ना। 3D फार्मूला क्या है, डेमोग्राफी,
डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों चीज़ें साथ में रहेंगी तो हम हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। और इन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में उन्होंने स्टार्टअप्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बताया है, उसके इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है ना। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि जिस तरह से जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह से इंडिया अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टेक्नोलॉजी में, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज पर हमारे इस नए रोल का काफ़ी इम्पैक्ट होगा, है ना। हमारी एक न्यू आइडेंटिटी जो है वो इस्टेब्लिश करने में हमारी मदद करेगा ग्लोबल स्टेज पर, ठीक है। इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कुछ फिगर्स में भी बताया कि जिस तरह से टायर 2 एंड टायर 3 कंट्रीज टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ जो है ना, तो वहाँ पर किस तरह से यूथ अपने स्टार्टअप्स के थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी अप्रिशिएबल है, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने यहाँ पर रीजनल एस्पिरेशंस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बताया है ना, क्योंकि डेवलपमेंट विदाउट रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, लाइक कुछ रीजन तो डेवलप हो जाएगा बट कुछ रीजन जो है वो अंडर डेवलप्ड रह जाएगा, और इस तरह के डेवलपमेंट से हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल या काफ़ी अप्रिशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक्शंस को भी, कि जिस तरह से उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में अपने वर्डिक्ट को रिलीज़ करने के कुछ स्टेप्स लिए हैं, है ना। तो ये सारे जो स्टेप्स होंगे जिससे कि हम रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हुए रीजनल डेवलपमेंट कर सकें, तो यही डिस्कशन जो है वो उन्होंने अपने स्पीच के थ्रू भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ अमृत काल, है ना। और जो स्टेप्स हम इस अमृत काल में लेने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के फ्यूचर को निर्धारित करने वाला है। सो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ के भी इम्पोर्टेंस को यहाँ पर बताया। दैन उसके बाद यहाँ पर मोदी जी ने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को लेकर भी डिस्कशन किया, क्योंकि ये उनका लास्ट स्पीच होगा इलेक्शंस के पहले का, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से इंडिया ने सिंगल मेजॉरिटी में उन्हें जिताया, उनकी पार्टी को जिताया, जिसके कारण वो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहा है ना। क्योंकि अगर सिंगल मेजॉरिटी आपके पास रहती है तो आप इजीली पार्लियामेंट में अपने बिल वगैरह पास करवा सकते हो, इजीली अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो इन सभी के कारण, सिंगल मेजॉरिटी के कारण, वो रिफॉर्म करने में, परफॉर्म करने में और ट्रांसफॉर्म करने में इंडिया को टूवर्ड्स एक्सीलेंस जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। इसी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए उन्होंने यहाँ पर कुछ फिगर्स भी बताएं कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पर भी जो हमारी रैंकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है जब से उनका टर्म जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद बाद में मोदी जी ने यहाँ पर G20 समिट के बारे में भी डिस्कशन किया है ना, कि इंडिया जो है इस ईयर G20 समिट को होस्ट कर रहा है ना। सो सेवरल G20 इवेंट्स आर बीइंग हेल्ड अक्रॉस द कंट्री, सो नाउ द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग इंडियाज़ डाइवर्सिटी एंड कैपेबिलिटीज़ ऑल्सो, ओके। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो ग्लोबल एजेंसीज़ हैं वो इंडिया की ग्रोथ को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ग्रोथ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कि जिस तेज़ी से इंडिया ग्रोथ कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, ठीक है। इसके बाद मोदी जी ने इकोनॉमी के टर्म्स में भी काफ़ी बातें की है। उन्होंने कहा है कि हर एक रुपया जो है उनकी गवर्नमेंट स्पेंड करना चाहती है टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, ओके। इसी के साथ साथ इंडिया काफ़ी एफर्ट्स भी एफर्ट्स लगा रहा है कि वो इन्फ्लेशंस को कंट्रोल कर सके ना, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है इवन कोविड के बाद, देन उसके बाद यूक्रेन वॉर, है ना। तो काफ़ी इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा, इस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने की कोशिश की कि किस तरह से उनका गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ना। और यदि ग्लोबल लेवल पर हम कंपेयर भी करें तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है जितना कि वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो इस इंपॉर्टेंस को भी यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वो एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़रूरी हो गया है ना। तो इसके लिए उन्होंने टारगेट सेट किए हैं कि वो 15,000 वुमेंस को ट्रेन करना चाहते हैं थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
किस में, हैंडलिंग और रिपेयरिंग में ड्रोन्स में, ठीक है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सके और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो सके एग्रीकल्चर में, ठीक है। और यदि हम फिगर्स को देखें तो काफ़ी लाइक मोर नंबर्स ऑफ वुमेन्स जो है वो इंगेज रहे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में। तो यदि हम ये सब करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो एक न्यू इंडिया हमको दिखाई देगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देन इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने 3 सीन्स की भी बातें की हैं, है ना, और वो क्या है 3 सीन्स, करप्शन, नेपोटिज्म एंड अपीजमेंट। सो उन्होंने यहाँ पर इन तीनों के लाइक डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करते हुए ये बताया कि किस तरह से करप्शन, नेपोटिज्म एंड अपीजमेंट जो है वो हमारे डेवलपमेंट को रोकता है ना। उन्होंने बताया कि माई गवर्नमेंट वीडेड आउट 10 करोड़ फैक्ट बेनिफिशरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, है ना। करप्शन, नेपोटिज्म और इन सब के कारण क्या होता है कि जो भी हम स्कीम्स बनाते हैं वो जो टारगेटेबल पॉपुलेशन है हमारी उस तक वो बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं पाते हैं और मिडिल में ही वो बेनिफिट्स जो है वो अदर्स के द्वारा ले लिए जाते हैं। तो जो हमारा मेन एम्बिशन है डेवलपमेंट और इसको लेकर वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर करप्शन, नेपोटिज्म और अपीजमेंट इसी तरीके से हमारी इंडिया में कंटिन्यू रहता है। तो उन्होंने इसके डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करते हुए भी बताया कि उनकी गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है ताकि करप्शन, नेपोटिज्म एंड अपीजमेंट सबको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट में वो विकास भारत की बातें भी करते हैं अपनी स्पीच में, है ना, कि उनका एम है कि वो इंडिया को देखना चाहते हैं एज अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 जब इंडिया अपना 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने वाला हो, ठीक है। और ये कब हो सकता है, इसके लिए हम सभी की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रमोट करें सुचिता, पारदर्शिता एंड निष्पक्षता, है ना। जैसे अभी हमने 3 सीन्स की बात की, हमें उन्हें हटाना होगा, ट्रांसपेरेंसी लाना होगा, करप्शन पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। तो तब जब हम इन तीनों चीज़ों को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तभी हम जो विकास भारत का सपना है हमारा बाय 2047 उसे अचीव करने में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटिंग पॉइंट्स रहे हैं पूरी स्पीच के, जो कि एग्ज़ाम पर्पस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। इसके अलावा काफ़ी डिस्कशन होता है उनकी स्पीच को लेकर भी कि कितने मिनट का स्पीच डिलीवर किया गया है पीएम के द्वारा। सो इस ईयर जो उनका पूरा स्पीच था वो 90 मिनट का स्पीच रहा है, ठीक है। यदि हम देखें कि सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच जो है वो 55 मिनट्स का रहा है जो कि 2017 में था, और सबसे लॉन्गेस्ट अभी तक का जो स्पीच रहा है वो है 94 मिनट्स का 2016 का, ठीक है। और सबसे हाईलाइटिंग उनका क्या रहता है, टर्बन, है ना, और इस बार उनका जो टर्बन है उस पर कौन सा प्रिंट था, बंधनी प्रिंट, और ये कहाँ से है, राजस्थान से है। सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। थैंक यू।